हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पढ़ रहे होंगे आप लोग, पढ़िए, खूब मजे से पढ़िए, है ना। और देखिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं डुअल नेचर ऑफ मैटर। और डुअल नेचर ऑफ मैटर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक वंस अगेन। तो देखिए बेटा, डुअल नेचर ऑफ मैटर के बारे में क्या बात है, बड़ी चर्चाएं हैं इसके विषय में। क्या क्या चर्चाएं हैं देखो। एक्चुअली डुअल नेचर आया कहाँ से, सबसे पहले तो ये आपको जानना है कैसे आया। देखिए क्या इंटरेस्टिंग बात है। सबसे पहले जो फादर ऑफ फिजिक्स थे, कौन? सर न्यूटन साहब। तो सर न्यूटन ने क्या बोला कि जो लाइट, पहले सबसे पहले लाइट के बारे में बात करी गई बेटा, लाइट से ही मैटर के बारे में बात करी गई। तो सबसे पहले न्यूटन ने कॉर्पस्कुलर थ्योरी दी। उन्होंने बोला कि जो लाइट है ना, कॉर्पस्क्यूल से मिलकर बनी हुई है, मतलब पार्टिकल है। उस पार्टिकल का नाम कॉर्पस्क्यूल दिया। कॉर्पस्कुलर थ्योरी बहुत बड़ी थ्योरी दी थी, आपको सिर्फ इतना ही जानना है कि ये दिया था। उसके बाद और बहुत बड़े आदमी थे भैया, फादर ऑफ फिजिक्स थे, सब उनकी बात मानते रहे, फॉलो करते रहे। उसके बाद एक आए थोड़े एज में बड़े साइंटिस्ट सर हाइगेन। उन्होंने बोला कि जो लाइट है वो वेव है, जो लाइट है वो वेव है, और इसको प्रोपगेशन करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत होती है। और उसके बाद जब ये सब बात सबने सुनी, ये क्या बोल दिया भाई, लाइट वेव है। अब तक तो न्यूटन साहब बोल रहे थे कि लाइट कॉर्पस्क्यूल है, पार्टिकल है। तो क्या हुआ, सबने बोला नहीं नहीं, न्यूटन साहब बहुत बड़े आदमी है, इनकी बात सही है, इनकी बात माननी चाहिए। और हाइगेन साहब भी कुछ छोटे मोटे आदमी नहीं थे, लेकिन फिर भी विद द कंपैरिजन ऑफ न्यूटन, तो वो बड़े आदमी न्यूटन को माना गया। और उन्होंने कंपैरिजन, नहीं न्यूटन जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, कौन? मैक्सवेल। और मैक्सवेल साहब ही वही हैं जिन्होंने रदरफोर्ड की थ्योरी में, जिनकी थ्योरी पढ़कर नील्स बोर ने रदरफोर्ड की थ्योरी में ड्रॉबैक निकाल दिया था। जब रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, लेकिन क्या हुआ था, जब मैक्सवेल की थ्योरी फिजिक्स में पढ़ी गई, तब वहां पे उन्होंने बोला अगर कोई अपोजिटली चार्ज स्पीशीज दूसरी चार्ज अपोजिट चार्ज स्पीशीज के चारों तरफ घूमती है, तो क्या होता है, वो अपनी एनर्जी को लूज करती चली जाएगी, लूज करेगी, और एक टाइम ऐसा आएगा जलेबी की तरह, वो क्या हो जाएगा, बीच में जाके कोलैप्स कर जाएगा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में जाकर, और क्या हो जाएगा, एटम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो ये बात कहां से आई थी, मैक्सवेल की थ्योरी से। तो ये मैक्सवेल साहब वही थे जिन्होंने कहा था कि लाइट है। उन्होंने बोला नहीं, उन्होंने कहा, जब उन्होंने स्टडी करी, उन्होंने बोला कि लाइट जो है वो वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसको प्रोपगेशन करने के लिए किसी भी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं है, नो नीड एनी मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपगेशन। अब दो साइंटिस्टों की बात सामने आ गई, उन्होंने रिसर्च पेपर में लिख दिया ये सारी बातें। लोग पढ़ने लगे कि न्यूटन साहब तो ये बोल रहे हैं। अब दो महान साइंटिस्ट ऐसी बात बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है न्यूटन साहब से गलती हो रही हो, और ये दोनों, मतलब हो सकता है कि लाइट वेव हो। चलो थोड़ा सा लोगों के दिमाग में होने लगी जद्दोजहद, ठीक है वेव है, सोचने लगे वेव के बारे में भी कैसा होता है। उसके बाद कौन है, इतने बड़े महान साइंटिस्ट, एक और मैक्स प्लैंक। उन्होंने अपनी क्वांटम थ्योरी दे दी। क्वांटम थ्योरी तो ये समझिए इतनी बड़ी क्वांटम थ्योरी है, अगर आप पढ़ने लगे जैसे हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो एक पूरी बुक है, किताब है बेटा। लेकिन अगर आपको ये समझो कि उस बुक के पहला पन्ना पढ़ा रहे हैं हम, बस इतना ही आपको इंट्रोडक्शन आपके कोर्स में। तो क्वांटम थ्योरी उन्होंने दी, जहां पर उन्होंने बोला कि जो लाइट है उसमें क्या है, पार्टिकल है, छोटा सा पैकेट है, पैकेट की फॉर्म में चलती है लाइट, और उस पैकेट को उन्होंने क्वांटा नाम दिया, एनर्जी का पैकेट जिसको हम फोटोन बोलते हैं ना, फोटोन या क्वांटा नाम दिया। क्या हो गया, लड़ाई हो रही, कोई कह रहा लाइट पार्टिकल है, कोई कह रहा लाइट वेव है, फिर कह रहा लाइट पार्टिकल है, फिर कह रहा लाइट वेव है। तो एक साइंटिस्ट फिजिकिस्ट थे, डी ब्रॉगली साहब के बड़े भाई। डुअल नेचर तो आपको मालूम है, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के अंदर आता है। तो डी ब्रॉगली साहब के बड़े भाई थे मॉरिसन ब्रॉगली। उन्होंने क्या बोला, वो फिजिक्स थे, फिजिक्स पे काम कर रहे थे, वो सब पढ़ते रहते थे। और डी ब्रॉगली जिन्होंने हाइपोथेसिस यहाँ पे आके दिया, डुअल नेचर ऑफ मैटर को डुअल नेचर बनाया। तो डी ब्रॉगली साहब, आपको एक बार बताऊं कि वो ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट थे। आपको मालूम है क्या होता है ह्यूमैनिटीज? ह्यूमैनिटीज होता है जिसमें सब्जेक्ट पढ़े जाते हैं, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, हिस्ट्री, लिटरेचर, ये सब सब्जेक्ट्स।
तो डी ब्रोगली साहब उसके स्टूडेंट थे, तो उन्होंने क्या बोला, वो पढ़ते रहते थे और उनके भाई और वो दोनों आपस में, भाई दो भाई तो एक साथ ही कमरे में शेयर करेंगे, उनकी वाइफ फिजिकिस्ट थे, तो वो दोनों आपस में डिस्कस करते रहते थे। तो मॉरिसन साहब उनको हवा बताते थे कि आइंस्टीन साहब ऐसा बोल रहे हैं, है ना, और उन्होंने ये वाला फॉर्मूला दिया है आइंस्टीन की रिलेटिविटी प्रिंसिपल से, ये वाला फॉर्मूला निकला है। आइंस्टीन ने बोला है कि एनर्जी और मास रिलेटेड है, एनर्जी का डुअल बिहेवियर है 1905 में। फिर आइंस्टीन ने अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और क्या दे दिया, कॉम्पटन इफेक्ट, और क्या दिया 19 और वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में स्टडी करा। उन तीनों एक्सपेरिमेंट ने ये प्रूव कर दिया कि लाइट पार्टिकल है। बिना पार्टिकल, लाइट को पार्टिकल माने बिना आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते, ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर ही नहीं सकते। तो आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन किया था, बस इन्वेंट नहीं किया था। बहुत सारे साइंटिस्टों ने पहले पढ़ा था बट वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। एक्सप्लेन आइंस्टीन ने ही किया था 1905 में। तो वहां मालूम चला था कि लाइट क्या है, वेव एज वेल एज पार्टिकल है। चलो, इस सब के बारे में जब चर्चा होने लगी तो डी ब्रोगली साहब बोलने लगे कि डी ब्रोगली साहब ने कहा कि बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है भाई, ये लड़ाई चल रही है, फाइट चल रही है, कोई बोल रहा है वेव है, कोई बोल रहा है पार्टिकल है, कोई बोल रहा है वेव है, कोई बोल रहा है पार्टिकल है। चलो मॉरिसन हम भी पढ़ के देखते हैं। उन्होंने अपनी सब्जेक्ट को किनारे करा और फिजिक्स की सारी आइंस्टीन की थ्योरी और सब न्यूटन साहब ने क्या कहा, हाइगेन साहब ने क्या कहा, मैक्सवेल ने क्या कहा, सब पढ़ना शुरू कर दिया। सब पढ़ने के बाद कंक्लूजन में आए, बोले लड़ो मत, नो लड़ाई, लड़ाई सुलझाने आ गए वो मैदान में। हालांकि वो दूसरे फील्ड के थे, लेकिन बीच में लड़ाई सुलझाने आए। बोला नहीं, न लाइट पार्टिकल है और न ही लाइट वेव है, इसका डुअल बिहेवियर है, ये वेव भी है और ये पार्टिकल भी है। तब सब सुन, ये क्या बोल दिया, एक ह्यूमैनिटीज का आदमी आके फिजिक्स में बोल रहा है कि भैया ये भी नहीं है, लड़ाई मत करो। सब सोचने लगे कि ये क्या हो रहा है। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने अपनी थ्योरी पूरी की पूरी एक्सप्लेन करके 1924 में थीसिस लिख डाली। हाइपोथेसिस बनाया, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया। जितने एक्सपेरिमेंट पहले हो चुके थे उन्हीं को पढ़ के सब कुछ कंक्लूड करके 1924 में थीसिस सबमिट कर दी और 1929 में उनको इस काम के नोबेल प्राइज मिला बेटे। अब सोचिए, कुछ बनने के लिए दुनिया बदल दी उनके इस एक्सपेरिमेंट ने। इसका मतलब क्या हो गया, अगर आपको कुछ बनना है, कुछ करना है, तो आपको किसी इंस्टीट्यूट की जरूरत नहीं है, आपको किसी टीचर की जरूरत नहीं है, आपको किसी की जरूरत नहीं है। अपने अंदर स्पार्क होना चाहिए, अपने दिल में लगन होनी चाहिए कि मुझे ये करना है। इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट को, अपने पैशन को इतना बढ़ाओ जिस भी फील्ड में हो। ये नहीं है कि आप केमिस्ट्री की फील्ड में आओ, फिजिक्स की फील्ड में आओ, मैथ्स की फील्ड में आओ। आजकल तो दुनिया बहुत बड़ी है और बहुत सारे फील्ड्स में, लेकिन जहां जाओ अपना बेस्ट दो और वहां पर बिल्कुल कोशिश करो, अचीव करो कि आप बिल्कुल फर्स्ट लेवल पे जाओ। लेकिन अगर थोड़ा सा कम भी मिलता है कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने कोशिश तो करी, तो पूरी कोशिश करनी चाहिए। तो इसका मतलब डी ब्रोगली साहब ने अभी सब करने के बाद क्या कर दिया, पूरी दुनिया बदल दी और नोबेल प्राइज मिला उनको। ठीक है बेटा, तो हम पूरी क्या है, एक गैलेक्सी है। तो क्या है ये हाइपोथेसिस, जरा इसके बारे में पढ़ते हैं। उन्होंने क्या बोला, देखिए डुअल बिहेवियर दिया 1905 में। जैसे ही लाइट का पार्टी, सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ के और ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इन सब ब्लैक बॉडी रेडिएशन इन्होंने क्या बोला, इनके इस एक्सपेरिमेंट से ये हुआ बेटा कि लाइट जो है वो पार्टिकल है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन से मैटर का पार्टिकल नेचर मालूम चला। और इस पार्टिकल नेचर को यूज करके नील्स बोर ने अपना मॉडल दिया, जिसमें इन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन 2D मॉडल दिया ना बेटा, इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है न्यूक्लियस चारों तरफ, और इन्होंने पूरी कहानी कहा दी, पूरी बता दिया, मतलब सारे पोस्टुलेट बता दिए, ये सब होता है। लेकिन जैसे ही ये वेव नेचर मालूम चला, कौन आए, डी ब्रोगली साहब ने क्या बोला, सारी चीजें पढ़ी और उसके बाद ये 1913 की बात है बेटा। 1913 में ये काम हुआ था, नील्स बोर ने दिया था 1913 में। वर्नर ने अपनी कोऑर्डिनेशन थ्योरी दी थी, भी पढ़ोगे 12th में,
है ना, यहाँ दिया था। और इसी 1913 में ही एटॉमिक नंबर इंट्रोड्यूस हुआ था, मोजले ने अपना एटॉमिक नंबर इंट्रोड्यूस किया था। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर फॉर केमिस्ट्री। तो डी ब्रॉगली साहब ने क्या बोला, ये सब किया और सारी फिजिक्स की थीसिस सब पढ़ डाली। और उन्होंने वहां पर क्या बोला, जब उन्होंने पढ़ा आइंस्टीन साहब को, उन्होंने बोला कि आइंस्टीन साहब ने अपने सेलेक्टिव रिलेटिविटी में, सेलेक्टिव रिलेटिविटी आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा आप क्लास 12th की फिजिक्स में पढ़ोगे और उसके बाद आपको बीएससी का टॉपिक है बेटा ये सेलेक्टिव, आप डिराइव नहीं करना है आपको। सेलेक्टिव रिलेटिविटी से उन्होंने ये प्रूव किया कि लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी होता है, जहां पर एच प्लैंक कांस्टेंट है, पी मोमेंटम है, मोमेंटम मतलब एम इंटू वी। ठीक, उन्होंने ये एक इक्वेशन दी। उसके बाद उन्होंने वहां पर ये भी देखा पूरी फिजिक्स पढ़ते हुए कि पूरे यूनिवर्स में जो फंडामेंटल चीजें हैं वो दो हैं, एक एनर्जी है और एक मास है। यही बात किसने कही थी, आइंस्टीन साहब ने कही थी। आइंस्टीन साहब का ये है ना फॉर्मूला, E इक्वल्स टू mc²। इस फॉर्मूले से क्या है, एनर्जी एंड मास आर इंटर कन्वर्टेबल, हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। दोनों एक ही चीज के दो पहलू हैं, मतलब एनर्जी को आप मास में और मास को आप एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। यानी कि एनर्जी का वेव नेचर है और एनर्जी का क्या है, पार्टिकल नेचर भी है। क्यों, क्योंकि ये लैम्डा जो है बेटा किसका है, ये लैम्डा है आपका वेव का। ये वेव के वेवलेंथ के बारे में बात कर दी गई और ये मोमेंटम दे दिया पार्टिकल के बारे में, है ना। तो पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों को रिलेट करने के लिए ये इक्वेशन बना दी। कहां से मिली थी, सेलेक्टिविटी सेलेक्टिव रिलेटिविटी से मिली थी आइंस्टीन साहब के। ये चीजों को बात करी डी ब्रॉगली साहब ने। अब ये कुछ अटपटा सा लगा, बोला कि पार्टिकल और वेव नेचर कैसे हो सकता है। डी ब्रॉगली साहब ने बोला कि अगर आप जो कह रहे हो लाइट पार्टिकल है, और उन्होंने अपने दिमाग में सोचा कि अगर लाइट पार्टिकल है और वो वेव की तरह काम कर सकती है, न्यूटन साहब का जो कॉर्पस्क्यूल था, अगर वो वेव बन सकता है तो मेरा पार्टिकल वेव क्यों नहीं बन सकता, मेरा जो इलेक्ट्रॉन है, हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव की तरह काम क्यों नहीं कर सकता। उन्होंने इसलिए उनके दिमाग में ये बात आई कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हालांकि उन्होंने ये सब चीजें ध्यान में रखी। फिर उन्होंने बोला कि नहीं, आपका जो पार्टिकल है वो वेव है। उन्होंने बोला कि दुनिया में जितने भी पार्टिकल, जो चीज मोशन करती है, जिसमें काइनेटिक एनर्जी है, वो वेव है। और उन्होंने इस चीज को, जब दुनिया के साइंटिस्टों को अटपटा लगा, तो दुनिया के साइंटिस्टों ने बोला भाई अगर पार्टिकल आपका वेव है तो बताइए आप कैसे निकालोगे इसका वेवलेंथ। किसी भी वेव की वेवलेंथ निकालने के लिए कुछ ना कुछ तो आपके पास होना चाहिए। एक्सपेरिमेंट तो आप कर नहीं रहे हो, बस ऐसे ही हाइपोथेसिस लगा दे रहे हो, अपनी मर्जी से कुछ भी बोल दे रहे हो। तो उन्होंने बोला अरे घबराओ मत, हमारे पास इक्वेशन है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। आइंस्टीन साहब पहले ही इक्वेशन दे चुके हैं अपनी सेलेक्टिव रिलेटिविटी से। उन्होंने बोला कि आप लैम्डा निकालने के लिए एच अपॉन पी ऑलरेडी हमारे पास इक्वेशन पड़ी हुई है, आप इससे निकालिए। और क्या हुआ, उन्होंने बोला कि जो पार्टिकल है अगर वो मूव करता है, उसके अंदर मोमेंटम है, तो उसके अंदर वेव भी एसोसिएटेड है और वेव नेचर है उसका। ये बात उन्होंने हाइपोथेसिस है, ये डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस है बेटा, ऐसी कहती बिना किसी एक्सपेरिमेंट के, है ना। तो उसके बाद क्या हुआ, जर्मर एंड डेविसन दो साइंटिस्ट थे। जर्मर और डेविसन ने क्या कर दिया, पार्टिकल का वेव कैरेक्टर डिफ्रैक्शन, आपको मालूम है, आपने वेव ऑप्टिक्स में पढ़ा होगा फिजिक्स में। क्या पढ़ा है आपने, डिफ्रैक्शन पढ़ा है। क्या पढ़ा है बेटा, इंटरफेरेंस पढ़ा है ना। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये किसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, ये लाइट की प्रॉपर्टी है। तो डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट जर्मर एंड डेविसन ने प्रूफ कर दिया। उन्होंने बोला लाइट कण क्या करता है, दो स्लिट के अंदर, आपने पढ़ा, अभी मैं इसकी भी एक वीडियो आपको बना के दूंगी इसके ऊपर, डेविसन एंड जर्मर के एक्सपेरिमेंट के ऊपर। दो स्लिट ली और जब इस स्लिट से इलेक्ट्रॉन को पास किया, इलेक्ट्रॉन को, है ना, तो इन्होंने लाइट की तरह डिफ्लेक्शन नेचर शो किया। अरे वाह, मजा आ गए। उसके बाद क्या थे, वही साइंटिस्ट, पीछे जाओ फ्लैशबैक में, सर जे थॉमसन, जिन्होंने पार्टिकल की डिस्कवरी की, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की, जिनकी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद सारी दुनिया बदल दी, पूरा मॉडर्न फिजिक्स आ गया। मॉडर्न फिजिक्स 100-150 साल पुरानी है, लेकिन अभी भी मॉडर्न फिजिक्स ही कहा जाता है इसको। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद तो सारी कहानी बदली बेटा। तो जे थॉमसन जो थे, उन्होंने जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी, उसके बाद ये सारा मॉडर्न फिजिक्स बनना शुरू हुआ। तो उन्हीं के बेटे थे जीपी थॉमसन, और जीपी थॉमसन ने भी इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन का एक्सपेरिमेंट प्रूफ कर दिया।
उससे क्या हुआ, जीपी थॉमसन साहब और जर्मर एंड डेविसन दोनों ने जब ये डिफ्रैक्शन इलेक्ट्रॉन का ये वेव जब प्रूफ कर दिया तो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस प्रूफ हो गया। डी ब्रॉगली कोइंसिडेंटली ये हुआ कि डी ब्रॉगली का हाइपोथेसिस प्रूफ हो गया। जो इन्होंने बात कही कि लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी बिल्कुल करेक्ट निकला। इस इक्वेशन के ऊपर वो चीज फिट हो गई और इसको बोला गया डी ब्रॉगली वेवलेंथ। अब आप किसी भी पार्टिकल का डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकाल सकते हो। किसी भी पार्टिकल को जिसमें भी मोमेंटम, जो भी पार्टिकल में मोशन है, कोई पार्टिकल वो वेव है। ये बात इन्होंने कही और इन्होंने क्या किया, यहाँ पर दोनों पार्टिकल्स के लिए, अब भाई देखो आप कोई रिसर्च कर रहे हो, कोई आप एक्सपेरिमेंट करके कर रहे हो, चलो एक्सपेरिमेंट से प्रूफ आया तो आपकी कोई गलती नहीं है। अब आप कोई हाइपोथेसिस कर रहे हो तो उसको क्रॉस चेक करना फर्ज बनता है साइंटिस्टों का, सबका बनता है, क्योंकि रिसर्च जो होती है वो एक आदमी के लिए नहीं होती है, वो तो पूरी दुनिया के लिए होती है। ठीक है, तो क्या होता है देखिए, अब क्या हुआ कि लेकिन अब डी ब्रॉगली का हाइपोथेसिस तो प्रूफ हो चुका था। किसने किया था, जर्मर एंड डेविसन एंड जीपी थॉमसन ने। हाँ, तो जीपी थॉमसन ने क्या किया बेटे, डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रॉन का प्रूफ कर दिया। चलिए भाई, अब आया हमारे पास लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी। पी क्या है, मोमेंटम है। मोमेंटम क्या है, एमवी है। अब क्या बोला, एक लाइन की वजह से कि जो पार्टिकल है उसके अंदर वेव नेचर है, जिसे थॉमसन डी ब्रॉगली को क्या मिला, 1929 में नोबेल प्राइज मिला। ठीक है बेटा, अब कुछ नहीं करना, हमें ये करना है, हमको एक बात ध्यान रखनी है, हमें लैम्डा निकालने के लिए, लैम्डा मतलब वेवलेंथ निकालने के लिए, डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालने के लिए हमारा पार्टिकल मोशन में होना चाहिए। जहां पर भी हमारा पार्टिकल मोशन में होगा हम निकाल सकते हैं। कैसे, देखो मान के अब आप देखिए, कोई भी पार्टिकल में जब कोई चल रहा है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी तो पक्का होगी, और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बेटा, हाफ एम वी स्क्वायर। और अगर मैं यहाँ से v की वैल्यू निकालूं तो क्या बनने वाली है मेरी v की वैल्यू, ये बनने वाली है, v आ जाएगा अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी अपॉन m। इसको अगर पुट करके मैं यहाँ पर mv की जगह पुट कर दूं, यानी कि ये वाली इक्वेशन मेरी बन गई mv, तो इसको मैं mv कर देती हूँ बच्चों, और मैं यहाँ पर पुट कर देती हूँ वैल्यू लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम इंटू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी अपॉन एम। तो जरा नीट वाले परेशान ना हो, वो ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इंटू एम हो जाएगा अंदर जाकर, और ये एम हो गया, इससे काटोगे तो ये लैम्डा बन के आ जाएगा बेटा एच अपॉन अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इंटू एम। ये एक फॉर्मूला आपका तैयार होके आ गया, और एक फॉर्मूला आपका लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी, ये तैयार होके आ गया, जहां पर पी एम वी है। ठीक, आपको क्या करना है, मानो बंद कर दो। हम एक स्टोन पर ये बात लगा के अप्लाई करके देखते हैं, क्योंकि स्टोन तो मूव करेगा, आप किसी स्टोन को फेंक रहे हो, उस स्टोन का जो मास है वो है आपका कितना बेटा, 1 kg का स्टोन चलो फेंक देते हैं। ठीक, और उसका जो स्पीड, जिस स्पीड से आप फेंक रहे हो, वेलोसिटी मतलब v जो है 4 मीटर पर सेकेंड के चलो आप फेंक रहे हो। ठीक, आप देखो, अगर मैं यहाँ पर निकालूं वेवलेंथ, क्योंकि अभी मैंने क्या बोला कि जो पार्टिकल मोशन में है उसके अंदर वेव है, तो उसकी हमें वेवलेंथ निकालनी पड़ेगी। डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या लगा लेंगे, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी। ठीक है बेटा, एच कितना होता है, 6.6 10 टू दी पावर -34 जूल सेकेंड। पता है ना आपको प्लैंक कांस्टेंट। मास हो गया हमने कितना लिया है, 1 kg, चलो 1 kg मास ले लिया, और वेलोसिटी हो गई हमारा 4 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से। अगर हम इसको फाइंड आउट करते हैं तो हमें कितना मिलने वाला है, ये मिलेगा 2 2 जा 2 3 जा 2 3 जा और 2 1 जा और 2 6 जा 5 जा 1.65 10 टू दी पावर -34। अगर मुझे इसे आर्मस्ट्रॉन्ग में करना है तो ये मिलेगा 1.65 10 टू दी पावर -24 आर्मस्ट्रॉन्ग। सोचो बेटा अपने आप में कितनी छोटी वैल्यू है ये, है ना। इलेक्ट्रॉन के लिए बात करते हैं, हम इलेक्ट्रॉन के लिए बात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 10 टू दी पावर -31 kg। और इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी कितनी होती है बेटा, जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, जो कौन बता चुके हैं, नील्स बोर साहब के, उससे अपने इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी निकाली थी 2.2 मीटर पर सेकेंड। और अगर मैं यहाँ पर इसका लैम्डा निकालूं तो क्या आने वाला है, एच एम वी
6.6 10 टू दी पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। मास आया 9.1 10 टू दी पावर माइनस 31। वेलोसिटी आई 2.2 10 टू दी पावर 6 मीटर पर सेकेंड। आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो 31 34 कितना गया, 3 यहाँ बचा। और अगर आप यहाँ से करो 2 1 जा 2 1 जा 2 3 जा 3 जा 3.3 10 टू दी पावर माइनस 3, इसको ऊपर ले जाओ 6 हो जाएगा। और 9.1 इंटू 1.1 ये बचा, और ये हो गया 3.3 अपॉन 9.1 इंटू 1.1, और ये देखिए अपने आप में -9 है। ठीक, और अगर आप इसको आर्मस्ट्रांग में कन्वर्ट करते हो तो आपको एक वैल्यू कितनी मिलने वाली है, इंटू 10 आप यहाँ पे कर दोगे। नहीं बेटा, 3.333 अपॉन 9.1 इंटू 1.1 करोगे तो आपकी कोई एक फाइनाइट वैल्यू आएगी जिसको आप मेजर कर सकते हो। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, अब आप देखिए कंक्लूजन निकालिए। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा पार्टिकल है जिसका मास कितना कम है, आपको मालूम है छोटा कोई पार्टिकल नहीं है, मास देखिए कितना कम है। और ये क्या है, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल है। तो स्टोन पर आपने जब लैम्डा निकाला, डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकाला, तो कितना आया, माइनस में आया, बहुत छोटा आया, आप उसको मेजर नहीं कर सकते। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन पर हम निकालेंगे तो कैसा है, फाइनाइट वैल्यू आई जिसको हम मेजर कर सकते हैं। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला, इससे ये कंक्लूजन निकला कि आपका जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है तो और डी ब्रॉगली इक्वेशन है वो किसके ऊपर अप्लाई हो सकती है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के ऊपर। यानी कि ये जो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, वो माइक्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस के लिए, पार्टिकल्स के लिए ज्यादा वैलिड है विद द कंपैरिजन ऑफ दिस। इसलिए आप बुक्स में देखोगे तो वहां पर यही लिखा होगा फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, वो इसी रीजन की वजह से है बच्चों। ठीक, तो ये बात हुई डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस की। अब अभी हम क्या बोल चुके, जिसमें मूवमेंट होगा, जिसमें मोशन होगा पार्टिकल में, वो वेव होगा। मोशन किसमें होता है भाई, इलेक्ट्रॉन कहाँ है, इलेक्ट्रॉन चल रहा है, चार्ज स्पीशीज एक्सेलरेटेड कहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड में। आप इलेक्ट्रॉन को चला दो, एक्सेलरेट कर दो, तो आप इलेक्ट्रॉन के लिए भी निकाल सकते हो लैम्डा, आप किसी पार्टिकल के लिए निकाल सकते हो लैम्डा। अब काइनेटिक एनर्जी दे दिया जाए तो आप वेवलेंथ निकाल सकते हो, है ना बेटा। इलेक्ट्रॉन के लिए कैसे निकालोगे, कुछ नहीं करना, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होगा, ई चार्ज हो गया। इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, ये आपने देखा हुआ है। इलेक्ट्रॉन जब चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट होगा तो उसका मतलब क्या है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो उसके अंदर कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा, तो वर्क डन जो होगा वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा वहां पर। कैसे होगा, चलिए करके देखते हैं। इलेक्ट्रॉन के लिए भी लैम्डा निकाल के देखते हैं। चलो बच्चों, तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी ये अप्लाई करके देखते हैं, जो हम इलेक्ट्रॉन शुरू से पढ़ रहे हैं उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर वेवलेंथ अप्लाई करके देखते हैं, निकाल के देखते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ। कैसे, डी ब्रॉगली साहब ने एक्सेलरेटेड पार्टिकल के लिए भी बता दिया। और भाई देखो, छोटी मोटी बात नहीं थी बेटा, छोटी मोटी बात होती तो नोबेल प्राइज ऐसे ना मिल जाता, है ना। तो इन्होंने बोला कि एक्सीलरेटेड पार्टिकल मतलब वो पार्टिकल में चलता एक्सीलरेट होना चाहिए, तभी आप वहां पर लैम्डा अप्लाई कर सकते हो। अब तो लैम्डा वहां पे अप्लाई कर सकते हो। आप देखो बेटा कैसे, जैसे कोई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर 1.6 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम्स। मास आपने अभी देख लिया 9.1 10 टू दी पावर माइनस 31 kg इलेक्ट्रॉन का हो गया। अब आप क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस में मूव करवा रहे हो। यहाँ भाई कोई ऑब्वियसली पोटेंशियल डिफरेंस तो होगा ना बेटा, वी क्यों, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जब तक नहीं होगा तब तक करंट इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेगा, वो तो पुश करने के लिए आपको ताकत लगानी पड़ेगी, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब आप मान लो ये क्यू चार्ज इसके ऊपर हो गया, आप ई मान लो या क्यू मान लो, तो इसका वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन जो हो जाएगा वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी करवा रही है ना इससे वर्क डन, काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा। और काइनेटिक एनर्जी अगर आप यहाँ निकालोगे तो क्यू इंटू वी के बराबर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी आप ये पढ़ते हो, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल क्या हो जाएगा, क्यू इंटू वी के बराबर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है आपको, इस क्यू इंटू वी को फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी की जगह पुट कर देना है। लैम्डा इक्वल टू क्या आया था, एच अपॉन अंडर रूट 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी आया था ना बेटे, और क्या आया था 2 इंटू मास। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पुट करेंगे लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी मेरी आ गई क्यू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इंटू वी, और ये हो जाएगा बेटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को आप ई भी लिख सकते हो, ये इलेक्ट्रॉन के लिए है बस, है ना। जब आप ये सब पुट करोगे तो एनसीईआरटी फिजिक्स की बुक में देखना 12.27 आई थिंक
ये दे रखा है अपॉन अंडर रूट ऑफ वी पोटेंशियल डिफरेंस, और ये जो लैम्डा है वो है आर्मस्ट्रॉन्ग्स में। देखेंगे ये वाला फॉर्मूला हम इलेक्ट्रॉन पर इस तरीके से एक्सेलरेटेड बॉडी पर हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए आप एक कंक्लूजन पर आइए कि किसी भी आपको क्या करना है न्यूमेरिकल में, काइनेटिक एनर्जी से रिलेट करना है, मोमेंटम आपको चाहिए, आपको वेलोसिटी चाहिए, है ना। मास आपको पता ही होगा कि इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के लिए दे देंगे। जितना कम मास होगा माइक्रोस्कोपिक में उतना ज्यादा इजीली आप वेवलेंथ फाइंड आउट कर पाओगे। आप सारे सब एटॉमिक पार्टिकल को भी कंपैरिजन कर सकते हो। कैसे देखो, जो इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, इसका मास कितना है 9.1 10⁻31 kg, और दूसरा पार्टिकल कौन सा होगा प्रोटॉन, और कौन सा होगा न्यूट्रॉन, है ना बेटा। तो मास किसका ज्यादा होता है, प्रोटॉन का ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से। तो इलेक्ट्रॉन की जो आपसे पूछेंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वेवलेंथ बताओ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ज्यादा किसकी होगी, तो आप कंक्लूजन पे आ जाइए जिसका मास कम होगा उसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी। तो किसका होगा मास कम, किसका, इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ होगी वो प्रोटॉन की वेवलेंथ से क्या होगी, ज्यादा होगी। आप उसको मेजर कर सकते हो। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला कि आपका जो ये डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पर अप्लाई होता है। तो इस तरीके से हमने डी ब्रॉगली का हाइपोथेसिस पढ़ा, डुअल नेचर ऑफ मैटर पढ़ा, और आपने क्या देखा शुरुआत में ही सारी चीजें जो कंट्रोवर्सीज चल रही थी, डी ब्रॉगली साहब बीच में आए और उन्होंने बोला कि नहीं लड़िए मत, जो पार्टिकल है वो वेव भी है, जो मैटर है वो वेव भी है और पार्टिकल भी है। कुछ किया नहीं, और पुराने एक्सपेरिमेंट से ही, आइंस्टीन साहब के एक्सपेरिमेंट से ही उन्होंने अपना हाइपोथेसिस दे दिया, और डेविसन एंड जर्मर और डेविसन ने उसको एक्सप्लेन कर दिया। और किसने किया, जीपी थॉमसन साहब ने कर दिया। उन्होंने बोला कि बिल्कुल सही कह रहे हैं डी ब्रॉगली, हम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उनकी ये बात इस पर लागू होती है। इस बात के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला। तो बच्चों आप नोबेल प्राइज आप भी ले सकते हो। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो बढ़िए, अपने दिल पर हाथ रखिए, और इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मिलते हैं दूसरी वीडियो में। क्या पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस या डुअल नेचर ऑफ मैटर। तो हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तैयार रहिए पूरी कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए